सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो हमारी प्रेजेंट सीरीज चल रही है उसी को फिर प्रोसीड कर रहे हैं। इस पर स्टूडेंट्स आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे एक बात बोलूँ तो ये टॉपिक ना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि आज मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ इस बात पर कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मुझे लगता है कि वैसे तो कर्व की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ कर्व्स ऐसे जो आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होती है, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, फंक्शन ऑफ साइन एक्स, फंक्शन ऑफ कॉस एक्स कैसे ड्रॉ किया जाता है और क्या इसका मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत पहले से आप इस बारे में कह रहे थे कि इस तरह की वीडियो बननी चाहिए। मैंने सोचा कि ये अच्छा अभी मौका है कि हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जब पढ़ना है तो साथ ही साथ क्यों ना पहले ये करके चलने आगे को, ठीक है ना। तो ये आज के दिन हम ये करने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से समझना, बहुत कम समय में हमें इसे करना है। स्ट्रेट लाइन मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ उसके कर्व पर डिस्कशन कर रहा हूँ और पूरी इक्वेशन के थ्रू सारी बातें करूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर पढ़ाने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। देखने जरा मैं क्या बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन जो दिखाई देती है हमें वो इस तरह की होती है, यानी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखती है हमें कभी ड्रॉ करने के लिए कभी आएगी तो वो इस तरह की फॉर्म की आएगी। अब इस तरह की फॉर्म को मैं यहाँ पर साइड में आपको एग्जाम्पल लेकर भी समझा दूंगा कि इसमें x, y और कांस्टेंट टर्म होते हैं, यानी कि x की पावर 1 रहती है, y की पावर 1 रहती है। ये बात ध्यान रखने लायक है। x की पावर भी 1 रहती है, y की पावर भी 1 रहती है और एक कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी फॉर्म्स जहां पर भी मिलेंगी हम कहेंगे वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। यानी कि ये कैसे होती होगी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर बता दूं आपको, दिस इज लाइक 3x + 2y + 5 = 0। ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। हो सकता है ये ऐसी भी हो सकती है 3x + 5 = 0 ओनली, या हो सकता है ये ऐसी भी हो सकती है 2y + 5 = 0 ओनली, या ये ऐसी भी हो सकती है कि 3x + 2y = 0 ओनली। ये सभी के सभी इक्वेशंस लाइन की ही है, ये सभी इक्वेशंस लाइन की है, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ये तब की कंडीशन है व्हेन y = 0, ये तब की कंडीशन है व्हेन x = 0। बेसिकली x = 0 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर जब x 0 हो गया है ना। मोर प्रिसाइजली मुझे ऐसा कहना चाहिए, मुझे ऐसे कहना चाहिए कि इस कंडीशन, इस इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपैरिजन करें इसका, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर a तो कितना है 3, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x को a कहते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ y वहां कुछ है नहीं। दिस कैन ऑल्सो बी राइटेड बट 3x + 0y + 5 = 0, and this can also be rated as what 3x + 2y + 5 = 0, and again this can be rated as what 3x + 2y + 0 = 0। ये बेसिकली अगर आपने इन्हें दिखाया तो आपने ax, अब यहाँ से आप ax + by + c की फॉर्म में से a b c को आराम से कंपैरिजन कर सकते हो कि पहले में आपका b 0 है, दूसरे में a 0 है, तीसरे में c 0 है। ये बात मेरी समझ में आ रही है। अभी इन्हें ड्रॉ कैसे करना है, मान लिया आपसे किसी ने बोला इसको ड्रॉ करो या इन चारों को ड्रॉ करके दिखाओ, क्या कर सकते हो क्या ड्रॉ, वही फटाफट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन जो भी रहती है उसको वो हमें कुछ जानकारी देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानकारी देती है अपने स्ट्रेट लाइन के स्लोप की, यानी वो बताती है कि इसका स्लोप क्या है। स्लोप का एक फॉर्मूला है -a/b। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि फॉर्मूला क्यों आया क्या आया, बस मैं अभी ग्राफ बताने के लिए जितनी जरूरी बातें हैं वो मैं आपके साथ कर दे रहा हूं। तो स्लोप का फॉर्मूला -a/b आएगा। a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y, और बाहर से एक नेगेटिव साइन, तो आप स्लोप निकल जाओगे। यानी कि अगर कोई मुझे कह रहा है कि ये जो मुझे दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x + 2y + 5 = 0, कोई मुझसे बोल रहा है कि इसका ना स्लोप क्या होगा, तो मैं तुरंत समझ गया इसका स्लोप होगा कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 3, कोफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट 2, और विद नेगेटिव साइन, तो मुझे पता चल गया इसका स्लोप नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव हमें क्या जानकारी देता है, ये जरा ध्यान से समझने लायक बातें हैं। स्लोप नेगेटिव हमें क्या जानकारी देता है ये जरा समझ लेते हैं फटाफट में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट्स, m जो रहता है, जो स्लोप रहता है, बेसिकली जो स्लोप रहता है जिसे आप m से रिप्रेजेंट करते हो, ये ना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दो वैल्यूज दे सकता है अपनी, या हो सकता है कभी ये 0 भी हो जाए, या हो सकता है कभी ये 0 भी हो जाए। ये 3 केसेस इसके बेसिकली हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी 0, ठीक है ना। तो मैं इसको दिखा देता हूं, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये हो गया नेगेटिव। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिएगा एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं यहाँ पर। अरे भैया क्या हुआ आपको, अच्छा ये ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो स्लोप है ना, आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि स्लोप को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं tan थीटा।
जो आप कभी कोई सिचुएशन में निकाल सकते हो। अभी तो फिलहाल अगर स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन दी होगी तो आप डायरेक्ट स्लोप निकाल दोगे। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है m = tan थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल मेकिंग बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस। यानी अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और एक लाइन है, लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये घड़ी की उल्टी दिशा में डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाया हुआ है तो वो थीटा का अगर आप टेंजेंट ले लोगे तो आप क्या मिल जाएगा आपको, देन यू विल गेट द स्लोप ऑफ अ लाइन। बोलो क्लियर है बात? ठीक है। अभी इससे मैंने क्यों लिखा, इस चीज का रेफरेंस क्यों दिया, ताकि मैं आपसे ये साझा कर सकूं कि क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव और जीरो होता है। उसका रीजन मैं आपको बता सकूं। रीजन ये है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव तब होता है क्योंकि बेसिकली m = tan थीटा होता है। और आपको सीधी सी बात समझ में आ गई, अगर m पॉजिटिव हो रहा है मतलब tan थीटा पॉजिटिव हो रहा है, और tan थीटा पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल लेसर देन 90 डिग्री। यानी जब भी थीटा एक एक्यूट एंगल होगा यानी कि जैसा अभी दिख रहा है ऐसा होगा, यानी कि जब भी थीटा एक्यूट एंगल पर होगा, आपके लिए मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। जब भी इस तरह की कंडीशन होगी कि लाइन अपनी x एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बना रही है, जैसे यहां दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये एंगल पूरा का पूरा 90 है, 90 से कम वो एंगल बना हुआ है। जब भी कभी ऐसा होगा आप तुरंत कह देना इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि m = tan थीटा होता है और थीटा 90 से कम जब भी होगा tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। थोड़ा बहुत क्लास 11th का नॉलेज अगर है तो मैं बाकी ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है ना? हाँ अच्छा, यहाँ पर अगर वही सेम बात कि m = अगर यहाँ पर नेगेटिव हो गया, मतलब tan थीटा होता है बेसिकली, और tan थीटा नेगेटिव तब होता है, मात्र तब होता है tan थीटा नेगेटिव जब क्या होगा, जब थीटा इज मोर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन होगी। चलो, थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, जब थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है यानी कि 90 से बड़ा एंगल होता है। अब आप बोलोगे हमें समझ नहीं आया, थोड़ा बना कर दिखाओ, क्योंकि हमें देखा हुआ ज्यादा समझ आता है। मैंने बोला बात सही है, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में बनाकर दिखाएं, देन इट लुक्स लाइक दिस। ये x एक्सिस हो गई, दिस इज योर y एक्सिस एंड लाइन इज लाइक दिस। ये आप एंगल को अगर मेजर करो, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। कभी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है तो उनको बता दूं कि चेक करने का सीधा तरीका होता है कि जहां भी लाइन अपनी एक्स एक्सिस को कट कर रही है वहां पर एक तुरंत परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऐसे उससे होता हुआ। अब आप खुद पकड़ लोगे कि एक्स एक्सिस से यहां तक का तो एंगल y 90 है यहां तक का, अभी उसके आगे बढ़ गया यानी मोर देन 90 हो गया। आपको समझ में आ गया? ऐसा डायग्राम जब भी आपको दिखेगा या फिर आपको समझ में आएगा कि लाइन आपकी 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है, तो आप समझ जाओगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, डेफिनेटली इसका स्लोप नेगेटिव हो गया। आप देखते ही लाइन को प्रेडिक्ट कर जाओगे कि इस लाइन का जो स्लोप है इट मस्ट बी नेगेटिव। आप इसको देखते ही प्रेडिक्ट कर जाना चाहिए आपको कि द स्लोप ऑफ दिस लाइन मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना? ये छोटी सी बात है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बहुत मामूली सी बात थी और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मामूली क्या इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए, बड़ा समझ में आया। स्लोप की कहानी थोड़ी सी समझ में आई। इस पूरी कहानी में सिर्फ इतना ही बताया मैंने कि स्लोप अगर पॉजिटिव होगा लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी लेस देन 90, स्लोप अगर नेगेटिव होगा लाइन विल मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज मोर देन 90 डिग्री। बोलो समझ में आई बात? अच्छा, आप बोलोगे इससे क्या करना है? हमें बहुत कुछ करना है, अभी दिखाता हूं मैं आपको क्या क्या हो सकता है इससे। हाँ, जैसे इधर, जैसे मुझे ये लाइन की इक्वेशन गिवन थी, मैंने इस लाइन की इक्वेशन को देखकर तुरंत मेरे पास एक फॉर्मूला टाइप का था, मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से फटाफट स्लोप निकाला और स्लोप जो निकला वो देखने से आया कि नेगेटिव है। अब जैसे ही स्लोप नेगेटिव आया हमारे दिमाग में घंटियां बज जानी चाहिए कि स्लोप नेगेटिव तभी आता है जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल पर हो। यानी इतना तो तय हो गया कि जो ये वाली लाइन अपनी ये वाली लाइन है, इट विल मेक एन एंगल व्हिच इज मोर देन 90 डिग्री, इट विल मेक एन एंगल विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस व्हिच इज मोर देन 90 डिग्री। यानी कि ये वो एंगल बना रही है जो 90 डिग्री से ज्यादा है, एक्स एक्सिस के साथ इसने वो एंगल बनाया जो मोर देन 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूज एंगल पर है। मेरी बात इतनी समझ में? ठीक है, तो इसको देखकर हमें इतना प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि जो बेसिकली मुझे इसमें करना चाहिए, जो ये लाइन है इट मेक्स एन एंगल मोर देन 90 डिग्री। फिलहाल इतना समझ में आ गया, इस जानकारी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है। अभी देखो, आपको कभी भी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, मैं बहुत इजीएस्ट वे बता रहा हूँ। एक वे वो भी होता है कि x = 0 रख दो, y निकल जाएगा, y = 0 रख दो, x निकल जाएगा, दो पॉइंट जो बने उन्हें मीट करा दो, आपस में लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। देखो चलो दिखाता हूँ। देखो 3x + 2y + 5 = 0, पहले इस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। 3x + 2y + 5 = 0। एक इजीएस्ट वे को करने का ये है, वार्म अप कर रहे हैं कि x 0 रख दो,
तो y निकलेगा कुछ ना कुछ। देखो x जब 0 हो गया y कैसे निकलेगा, 5 उधर जाएगा, नेगेटिव ऑफ 5 होगा, नेगेटिव 5 के अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी नेगेटिव 5/2। यानी कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट जो तैयार हुआ वो हुआ 0,-5/2, क्योंकि x को आगे लिखते हैं। अच्छा, इस बार y को 0 रख दो। जब y 0 रखोगे देन यू विल गेट व्हाट, 5 वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट, -5/3। और इस समय क्वेश्चन कैसे कोऑर्डिनेट बनेगा, -5/3, 0, बिकॉज x कोऑर्डिनेट आगे आता है हमेशा जो एब्सिसा होता है। तो अब ये सिंपल एक बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये लाइन ऐसी होती है जो कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B को मीट करवाने से मिलेगी। अभी हमें पता चल गया 0,-5/2 यहीं कहीं होगा, क्योंकि -5/2, हाँ बताओ 0,-5/2 कहां पर होगा, 0,-5/2 कहां पर होगा, देखो जरा, अरे क्या हो रहा है, चलो देखो, यानी कि 0,-5/2 यहीं कहीं होगा नेगेटिव एक्सिस में, और -5/3, 0 कहाँ होगा, -5/3, 0 होगा कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस में, -5/3, 0। दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट A। हमें क्या करना पड़ेगा, इफ वी ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स देन वी विल गेट व्हाट, द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ दिखने लग गया, ये ऐसा बनता है, बहुत सिंपल सी बात, ये क्लास 10th मतलब जानते हैं हम, अच्छा ऐसा होती है लाइन, हाँ ठीक है, ऐसा एक तरीका है। लेकिन अभी हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब अभी भी अच्छा ही किया था वैसे, एक बहुत बेहतरीन काम हम और भी कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को हम पकड़ कर लाए, यानी कि मेरी बात प्लीज ध्यान से समझना, 3x + 2y = 5 की इक्वेशन को मैं लाया पकड़कर। एक रफ स्केच जब भी हमें ड्रॉ करना होता है कैसे किया जाता है वो समझो, नहीं सॉरी ये +5 था ना, +5 = 0। तो स्टूडेंट्स हमेशा एक काम करो, अपनी इक्वेशन को, जो भी आपकी इक्वेशन है ax + by + c = 0 की फॉर्म की, जब भी ग्राफ बनाने वाली जैसी बात आती है इसे हमेशा इस टर्म में लाने की कोशिश करना, y = mx + c, ये बड़ी हेल्प करता है, y = mx + c में लाने की कोशिश करना। तो आप देखोगे कि कैसे y = mx + c में आएगा, मैं यहाँ कर दिखा रहा हूँ, देखना, यानी कि y = mx + c की फॉर्म में जब मैं लाना चाह रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि y अकेला रह जाए, यानी कि y जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं इसे अकेला रखना चाहता हूँ तो मुझे बाकी टर्म्स को उधर भेजना पड़ेगा, -3x उधर चले गया, 5 उधर चले गया, मुझे y अकेला चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3/2 हो गया, x हो गया, प्लस ये -5 हो गया, और इसके अपॉन में भी 2 आ गया, वो डिवाइड से ये आपकी फॉर्म mx + c की आ गई, y = mx + c, where from comparison m is nothing but equal to -3/2 and c is nothing but equal to -5/2। अब ये c क्या कह रहा है और ये m क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझना। m एक बात कह गया कि m नेगेटिव है, और हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा कि m नेगेटिव का क्या क्या मतलब होता है। हमने देखा m नेगेटिव जब होता है तो लाइन विल मेक एन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, तो लाइन आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी उस समय, जिस समय क्या होगा ये, तो हम डायरेक्टली समझ गए एक बात कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि जो लाइन है वो डेफिनेटली 90 डिग्री से ग्रेटर है। एक जानकारी, इसने दूसरी जानकारी दी, ये c जो होता है, ये c कुछ और नहीं है, इट इज नथिंग बट द y इंटरसेप्ट, जो ये अपने फॉर्मूले में y = mx + c में c दिख रहा है, इट इज नथिंग बट द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब ये हुआ कि ये बताता है कि लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है। इसने बताया कि लाइन y एक्सिस को -5/2 पर कट कर रही है, यानी इनकी दी गई जानकारी से अगर हम अपने ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इन्होंने एक बात साफ साफ कही थी कि जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर -5/2 पर कट करती है, यानी नेगेटिव एक्सिस पर कट करती है, डेफिनेटली वो पॉइंट ये होगा। बहुत सुंदर। उसके बाद हमें एक बात पता चली है कि लाइन इस पॉइंट से कैसे जा सकती है, इधर दिस और दिस, है ना, दो तरीके बेसिकली हैं। तो हम बोलेंगे कि लाइन कौन सी होगी इन दोनों में से, डिसीजन करेगा स्लोप। स्लोप कैसा आया था, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव आया था मतलब स्लोप बोल रहा है कि लाइन की इक्वेशन को ऑब्ट्यूज एंगल पर बनाओ। अगर आपने लाइन की इक्वेशन को ऐसा बना दिया, अगर आपने लाइन की इक्वेशन को ऐसा बना दिया तो आप देखोगे कि x एक्सिस पर इट विल मेक एन एंगल विच इज लेसर देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल बना। ये चीज गड़बड़ा गई क्योंकि ये लाइन तो एक्यूट एंगल बना रही है। लाइन को कैसा एंगल बनाना चाहिए, मोर देन 90, ऑब्ट्यूज। लाइन को कैसा एंगल बनाना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना चाहिए बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन ऑफ द स्लोप। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये नहीं होगा। इसका मतलब जो दूसरी पॉसिबिलिटी बची वो होनी चाहिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी बेसिकली है क्या, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइन को ऐसे जाना चाहिए,
लाइन को ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि अब आप देखोगे लाइन जो है ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का हुआ, ये मोर देन 90 डिग्री बना रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं लाइन मस्ट बी लाइक दिस, ठीक है ना। तो लाइन ऐसी है जैसी आपके आंखों के सामने दिख रही है, ये लाइन की क्वेश्चन। आप देखोगे जब हमने अपनी वाले तरीके से बनाई थी लाइन तब भी ऐसी बनी थी। स्ट्रक्चर पे जाना, लाइन के स्ट्रक्चर पे जाना, स्ट्रक्चर वही है, -0.1 नेगेटिव पॉइंट पे थी। अगर आप चाहते हो इस पॉइंट को निकालना देन यू कैन इजीली फाइंड इट। आप इसको भी आसानी से पता कर सकते हो ये कितना होगा, क्योंकि जो भी लाइन की क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि इसमें डेफिनेटली y 0 होगा ना इस पॉइंट पे, आप y को 0 रख के देख लो। जब y 0 हो जाएगा तो आपका जो भी x की वैल्यू आ रही है विच इज -5/3 वो आपका आंसर है उसमें आपको। तो आपने एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ किया किसकी हेल्प से, y = mx + c वाली इक्वेशन की फॉर्म से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, हमें इसको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फटाफट हम बनाते हैं, ठीक है ना। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया क्या, इसे देख लो पहले एक बारी में, एक बार ना इसे नोट कर लो, क्योंकि सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जितने डॉट्स हैं सबको कनेक्ट करो, जितने डॉट्स हैं सबको कनेक्ट करो, जितने डॉट्स दिखाई दे रहे हैं सबको कनेक्ट करो जल्द। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी समझना जरा, बहुत कुछ बताने के लिए बाकी है। जैसे मान लिया अब आपके साथ थोड़ा प्रैक्टिस सेशन हो जाए जरा, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया आपको इसकी इक्वेशन कोई बोल रहा है बना के दिखाओ, इस चीज़ की इक्वेशन कोई बोल रहा है कि ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो आपने बोला कि बेसिकली 3x + 5 = 0 का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि x = -5/3। x = -5/3 ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि आपने इस m = 0 के बारे में कुछ नहीं बोला, लिख तो दिया था। तो मैं बोलना चाहूंगा कि m0 यानी कि m बेसिकली कितना होता है, tan थीटा होता है ना m = तो अगर खुद ही सोचिए कि m 0 हो गया तो tan थीटा 0 हो गया, और अगर tan थीटा 0 हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर tan थीटा 0 हो गया तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा मस्ट भी 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि जब भी लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि थीटा कौन है, थीटा है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल। ये बोला है थीटा 0 डिग्री हो गया, यानी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाया, तो हम देखेंगे उसका स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप का मतलब होता है ढाल, ग्रेडियंट होता है स्लोप का मतलब। यानी कि आप बोल रहे हो कि क्या मतलब क्या हुआ इस पूरी बात का, मैं बताता हूँ आपको मतलब क्या। अगर ये क्वेश्चन आपको दी है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस फॉर्म में लाओ, इसे y = mx + c की फॉर्म में लाओ, क्या ला सकते हो, है y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। तो एक सिंपल सा काम क्या करो ऐसे टाइम पर कि x की एक्सिस में ढूंढो इस पॉइंट को कहां पर होगा। x एक्सिस में पॉइंट -5/3 यहीं कहीं पर x एक्सिस में पॉइंट लाई कर रहा होगा बेचारा नेगेटिव एक्सिस में। कुछ मत करो, एक लाइन सीधी पैरेलल टू द y एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये एक लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस आपने ड्रॉ कर, ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन है। क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर जाओगे आपको हर समय x = -5/3 दिखेगा। ये लाइन इन्फिनिट से इन्फिनिट तक है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड, ठीक है ना। ऐसे ही कोई मान लिया बोल देगा आपको कि भाई इसकी क्वेश्चन क्या होगी, तो y = क्या निकल रहा है यहाँ से -5/2, तो y = -5/2 आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, क्योंकि y = -5/2 यहीं कहीं पर लाई कर रहा होगा। इस लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, ये y = -5/2 की इक्वेशन हो गई, और ये वाली x = -5/3 की। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अभी थोड़ा कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कुछ बातें कर रहे हैं। पहले बताओ इतना समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। चलो ठीक है, देख लो इधर, यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहीं पर कर लूँ ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलो इधर देखना जरा, इधर अभी हमने क्या क्या पढ़ा। ये है y = mx + c जो हमने पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि भाई इसमें जो m है, m स्लोप है, और स्लोप का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना ये डिफाइन करेगा कि लाइन कैसा एंगल बना रही है। अगर m पॉजिटिव होगा, अगर m नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल लाइन बना रही होगी, यानी कि मोर देन 90 डिग्री बना रही होगी, और अगर एक्यूट एंगल होगा तो फिर वो आपको पता चल गया कि इट विल मेक एन एंगल इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री देन m विल बी नेगेटिव। ये इतनी छोटी सी बात बच गई। और c के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी मिली है कि c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट। ये मैंने आपका क्विक रिवीजन करा दिया। अगर अब आपको कोई कुछ भी तरह की लाइन की क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए कहता है, जैसे मान लिया किसी ने आपको कह दिया, कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। y = 3x + 2 कैसे दिखता हुआ, तुरंत कंपेयर करो, m इज व्हाट, m इज 3। आप इधर देखोगे m 3 है विच इज पॉजिटिव, c कितना है, c 2 है। तो ये जो दो जानकारियां देखकर आप तुरंत से जज कर सकते हो कि इस लाइन की क्वेश्चन क्या होने वाली है। इस लाइन की क्वेश्चन बनेगी ऐसी वाली, x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, m इज पॉजिटिव, हेंस लाइन विल मेक एन एक्यूट एंगल, है ना, एंड कटिंग द y एक्सिस एट द पॉइंट 2 0,2, क्योंकि c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। 0,2 में मान लेता हूँ यहाँ पर होगा, और फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ द स्लोप
from the comparison of the sine of the slope what we can say this line will make an acute angle with the positive x-axis। इसका मतलब क्योंकि इसने +3 है, इसका पॉजिटिव है कुल मिलाकर, प्लस से भी हमें मतलब नहीं, प्लस से मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, तो लाइन मस्ट बी लाइक दिस, क्योंकि ये आप देखिए इसने एक्यूट एंगल बनाया। अगर आप ऐसे लाइन गुजार दे दैट विल मेक ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, आप देख लो यहाँ पर ध्यान से। तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होती है, ठीक है। मैं जितनी पॉसिबिलिटीज होती है इसमें फटाफट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये सेकंड चीज जो हो सकती है कि y इज इक्वल टू 3x - 2 हो सकता है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये 3x + 2 था इसका y इंटरसेप्ट, मैंने सोच लिया गलती से नीचे होगा, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एक काम कर सकता हूँ अपने को बचाने के लिए, वो काम ये होगा कि मैं यहाँ पर 3x - 2 लिख दूंगा, अभी c - 2 हो गया, अभी ठीक है इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ, तो अगर कोई बोल रहा है कि मुझे इस बार ये बनाना है तो आप आसानी से बोल सकते हो कि भाई आपकी x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, फ्रॉम कंपेरिजन दिस इज योर m, दिस इज योर c। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो आपका c मतलब जो y एक्सिस में कट हो रही है लाइन, इट इज ऑन +2.0,2 और m क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब लाइन के पास दो पॉसिबिलिटी, आइदर दिस और दिस। व्हाट विल बी द करेक्ट, जल्दी बताइए मुझे। आपको पता है कि इनमें से कौन सी वाली करेक्ट है? इनमें से ये वाली करेक्ट है, जो मैंने हटा दी वो वाली इनकरेक्ट है, ये वाली सही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होगे लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विच इज लेसर देन 90 डिग्री, चेक कर लो 90 डिग्री से कम है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। दो केसेस आपने देख लिए। ऐसे ही अगर कोई बोल रहा है कि तीसरा केस, प्रैक्टिस चल रही है आपकी और आपको सारी बातें मैंने बता दी, इससे ज्यादा कुछ होती नहीं है बातें। y इज इक्वल टू -3x - 2, मान लिया ये आया, आप बोल सकते हो फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ y इज इक्वल टू विद y इज इक्वल टू mx + c, m इज नथिंग बट -3, c इज नथिंग बट -2। जब ये चीज आपके सामने आई, इस चीज को आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करोगे x एक्सिस का, ये y एक्सिस का, और आप यहाँ पर देखोगे कि लाइन नेगेटिव एक्सिस पर x की कट हो रही है, यानी कि 0,-2 पर। इस बार तो सही से देख लेना जरा, हाँ ठीक है। और अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो लाइन मस्ट बी लाइक दिस, लाइन ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होगे इट विल मेक एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। क्योंकि आप देखोगे ये चीज, आप देखोगे 90 से भी ऊपर ही क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये लाइन ऐसी दिखने वाली थी और ये लाइन ऐसी दिखती है। चौथा केस जो एकमात्र केस हो सकता है इसका इस लाइन में, वो हो सकता है 3x + 2, 3x - 2, y इज इक्वल टू -3x + 2। ये डिस्कस नहीं किया ना अभी तक? हाँ नहीं किया, बस ये लास्ट केस हो सकता है इसका पॉसिबल केस। आप देखोगे फ्रॉम कंपैरिजन y इज इक्वल टू mx + c, m इज नथिंग बट -3 एंड c इज नथिंग बट +2। आप इसको जब ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि भाई x एक्सिस कोई लाइन कहाँ, y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, c, क्योंकि c बताता है c इज द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस। अभी आप देखोगे 0,2 ये पॉइंट हो गया, और अगर आप बोलोगे स्लोप क्या है, नेगेटिव 3 से मतलब नहीं है फिलहाल, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन मस्ट बी लाइक दिस, क्योंकि आप देखोगे इसने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, लाइन ऐसी होगी। बताइए चारों बातें समझ में आई कि नहीं? इन चारों केसेस को एक साथ देख लो, एक नोटबुक में नोट कर लो, चारों केसेस, दोज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है ना। देख लिए ढंग से, देख लिए ध्यान से, क्योंकि बहुत जबरदस्त बात है, ठीक है ना। कभी कभी होता है ऐसा मुहूर्त, कभी कभी निकलते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें एक साथ शेयर हो जाती हैं सारी की सारी कम टाइम में, वो आपके साथ अभी हो रहा है। बोलो समझ में आया? थोड़ी सी और डिटेलिंग में करना चाहूंगा इसकी, वो ये है कि अपने पास जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx + c, इफ आई से इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 हो गया, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि y एक्सिस मतलब लाइन कट्स द y एक्सिस, इतना वैसे नहीं लिख रहा मैं, ज्यादा लंबा, सिंपल लिख लेता हूँ, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। सिंपल सी मतलब इसका इतना हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन थी अपनी, अगर वो y एक्सिस को 0 पे कट करे, 0 पॉइंट पर, है ना, इस पूरी y एक्सिस में 0 पॉइंट से पास करे, तो 0 पॉइंट y एक्सिस में ये वाला है, y एक्सिस में ही करना है कहीं ना कहीं क्रॉस, और y एक्सिस में 0 पॉइंट ही है, तो y एक्सिस में 0 पॉइंट ही है, तो यहां से होकर लाइन पास करनी चाहिए। तो आपकी लाइन हमेशा फिर ऐसी होगी, ये all these lines are from the family of y is equal to mx। ये सभी की सभी लाइन y is equal to mx की फैमिली की लाइन कही जाएंगी, y is equal to mx की लाइन ऐसी ड्रॉ की जाती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m, पॉजिटिव, नेगेटिव और द वैल्यू ऑफ m, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ m, हम इन अलग अलग लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी इस तरफ की लाइनें दिख रही हैं, इस तरफ की, इतनी श्योरिटी है इन सभी में,
इनमें एक श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं, इस तरफ की सारी लाइनों में जो ये 1 2 3 लाइन दिख रही है, इनमें मैं एक श्योरिटी दे सकता हूं कि m मस्ट बी पॉजिटिव। इन तीनों लाइंस में मैं एक श्योरिटी दे सकता हूं कि m मस्ट बी नेगेटिव। लेकिन इन तीनों में भी अगर फर्क करना है तो वो m की न्यूमेरिक वैल्यू करेगी कि m 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये फर्क करेगी। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? देखो चलो अभी कैसे आ जाएगी समझ में भी, देखना ठीक है ना, अभी आ जाएगी समझ में भी, देखते रहो बस, देखना जरा। मैंने आपसे बोला y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है, मैंने आपसे बोला y इज इक्वल टू 2x ड्रॉ करना है, मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू x बाई 2 ड्रॉ करना है। अब अगर आप देखोगे आप बोलोगे अरे इसका x y इंटरसेप्ट 0, इसका y इंटरसेप्ट 0, इसका y इंटरसेप्ट 0, आपको दिख गया y इज इक्वल टू mx प्लस c की लाइन थी, लेकिन क्योंकि c 0 हुआ हेंस दिस लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। आपको समझ में आया? अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ये आपके एक्सेस हो गई, दिस इज योर y एक्सेस। इफ दिस लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन देन हाउ इट लुक्स लाइक? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए कैसे मैं इसे ड्रॉ करूं। इतना समझ में आ गया कि पहले वाली केस में फटाफट m निकालो फ्रॉम कंपैरिजन, m इज नथिंग बट 1। सेकंड केस में m इज नथिंग बट 2, क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू mx होता है, m इज नथिंग बट हाफ। ये अलग अलग आए इसके स्लोप की वैल्यूज, एक वन आएगा। मुझे किसी ने बोला y इज इक्वल टू एक्स कैसा दिखता होगा, मान लिया मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स ऐसा दिखता होगा। मैंने इसीलिए ऐसी लाइन बनाई एग्जैक्टली क्योंकि मुझे पता है m इज इक्वल टू 1 का मतलब है m, क्योंकि tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा 1 बात बोलता है कि थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला सिर्फ कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है, कहने का मतलब ठीक बीचों बीच जा रही है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, दिस विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। बोलो क्लियर है? अरे बोलो भाई क्लियर है? y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा मान लिया मैंने बोला कि एक लाइन ये है, अब मैंने बोला कि एक लाइन ये है। अब ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ m किसको रिप्रेजेंट करता है? m कुछ नहीं होता, tan थीटा होता है, होता है कि नहीं होता? और मुझे एक बार बता सकते हो कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे ये क्या लिख दिया, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बढ़ने के साथ tan थीटा बढ़ता है। आप खुद देख लो, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, आप खुद देख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक ही जाता हूँ, है ना। तो आप देखोगे 0 डिग्री पर 0 होती है, यहाँ पर 1/√3 होती है, यहाँ 1 होती है, यहाँ पर √3 होती है, यहाँ पर इन्फिनिट होती है। ये 10 की वैल्यूज है। आप देखोगे 10 की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मोड में थीटा 0 से लेकर 90 तक, वैसे ये वैल्यूज भी लगातार बढ़ रही है। 1/√3 1.7 1/√3 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 1.73 होता है और 1.73 से बड़ा इन्फिनिट होता है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका tan थीटा भी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? tan थीटा। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू m। तो मैं कह सकता हूं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा, उस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा। जिस लाइन का एंगल ज्यादा उस लाइन का स्लोप ज्यादा, जिस लाइन का एंगल ज्यादा उस लाइन का स्लोप ज्यादा। मुझे बताइए अगर मुझे ये लाइन और ये लाइन को ड्रॉ करना है, इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है? m इज इक्वल टू 2 का। अगर स्लोप m इज इक्वल टू 2 का ज्यादा है तो एंगल भी उसी का ज्यादा होगा। इसका मतलब जो ये वाली लाइन है ना, बड़ी वाली, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 2x and this is the equation of y is equal to half x। आप खुद देख लो, सबसे छोटी वाली लाइन का स्लोप कम है, उससे ज्यादा उससे बड़ी वाली का, उससे ज्यादा उससे बड़ी वाली का। जितना ज्यादा एंगल बढ़ता रहेगा उसके स्लोप की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा एंगल बढ़ता रहेगा उतनी ज्यादा स्लोप की वैल्यू बढ़ती रहेगी। आप देखो ये इस लाइन से ऊपर वाली लाइन ज्यादा एंगल पे है, इसीलिए उसका स्लोप भी ज्यादा है, हाफ से ज्यादा 1 होता है। लेकिन ये येलो कलर की लाइन से ज्यादा पिंक वाली लाइन है, इसीलिए इसका स्लोप 1 है, उसका 2 है। ये छोटी सी बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। ऑल्दो जब हम y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करती है सिर्फ इसको, लेकिन जब ऐसी कंडीशन में दो लाइन आपस में आके खड़ी हो जाती है तब फिर कंपेरिजन करना मुश्किल नहीं, मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसमें। बोलो समझ में आया? बस इतनी सी बातें फिलहाल मैं आपके साथ स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग करना चाहूंगा। इन सभी चीजों को नोट कर लो, पहले इसे देख लो, आफ्टर दैट इसको देख लो, ये हमने डिस्कस किए थे केस। आफ्टर दैट ये आपके पास स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी यहाँ पर, ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया, पूरी कहानी खत्म, ठीक है। अभी मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स।
चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी पैराबोला को समझ रहे हैं। पैराबोला के बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना बताऊंगा, जितना ग्राफ में हेल्प करेगा। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, हर फेजेस पे, इसलिए उसे बहुत डिटेल बताना पड़ता है, क्योंकि वो 6 पॉइंट बहुत जगह आता है आपकी क्लास 12th में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पैराबोला को ऐसे पहचानोगे आप सिंपली कि पैराबोला आपके पास दो तरह के होते हैं, ऐसे समझो आप। एक तो y = x² टाइप का होगा, एक x² = y टाइप का होगा। फर्क क्या है और पहचान क्या है? पहचान ये है कि x और y का एक रिलेशनशिप होगी, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, और उनकी जो पावर होगी उसमें 2:1 और 1:2 का रेशियो होगा। जबकि जो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ी, उस स्ट्रेट लाइन में जो पावर होगी, रिलेशनशिप, इट इज अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। ये भी x एंड y के बीच में रिलेशनशिप है, बट द रेशियो ऑफ x एंड द पावर ऑफ x एंड y इज नथिंग बट 1:1। 1:1 का रेशियो होगा। आप देख लो, यहाँ x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर वो चीज होगी, या तो x की पावर 2 होगी, y की पावर 1 होगी, या y की पावर 1 होगी, x की पावर 2 होगी। मैंने एक ही चीज लिख दी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ठीक है ना। x = y², अभी सही है? हाँ अभी सही है, ये होगा। इसे मुझे y² = x लिखना अच्छा लगता है, y² = x, ये होगा। तो आप देख रहे हो या तो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, या x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। यही दो केस हो सकते हैं पैराबोला के। इन दोनों में फर्क कैसे लाते हैं कि जिसकी पावर लेसर है, यानी कि यहाँ पर y की पावर लेसर है, इसलिए हम कहेंगे पैराबोला अलोंग विच एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। जिसकी पावर लेसर होती है पैराबोला उसके अलोंग होता है। यहाँ पर पावर किसकी कम है? 2 और 1 में 1 किसकी पावर है? x की। तो पैराबोला अलोंग x एक्सिस दिस टाइम, पैराबोला अलोंग x एक्सिस दिस टाइम, पैराबोला इज अलोंग x एक्सिस। दिखता कैसा होगा पैराबोला? शक्ल और सूरत से, है ना, शक्ल और सूरत से ऐसा दिखता है। देखो जरा, y एक्सिस के अलोंग है ये y एक्सिस के अलोंग ओपन होगा, x एक्सिस का है तो x एक्सिस के अलोंग ओपन होगा, लाइक दिस, ये x एक्सिस, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती आपकी इस क्लास में, कोई क्वेश्चंस भी नहीं बनते ज़्यादा, मुझे बोलने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत भी है यहाँ पर, इतनी छोटी सी बात होती है। बोला बहुत कुछ जाएगा इसमें, जा सकता है मतलब, लेकिन नहीं बोलेंगे आप, ठीक है ना। ये ओरिजिन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं पैराबोला में, हल्का सा वो डिस्कस कर दूं ताकि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सब जगह होते हैं। एक पैराबोला में मैं जैसे मान लिया कभी आपको ना y = x² + 2 बनाने को आ गया, तो आप ध्यान रखना, आप पहले y = x² बनाना। तो y = x² ऐसा होता है, ये y = x² है बिकॉज ऑफ द लेसर पावर ऑफ y, है ना। पैराबोला ओपन्स अलोंग द y एक्सिस। चलो ठीक है, ये हो गया। लेकिन x² + 2 बोला तो आप 2 वो, यानी कि y में हुआ ये चीज, ध्यान से देखना जरा। ये जो चेंज है ना y की वैल्यू में हुआ है, क्योंकि पहले y x² रहता था, अब y x² में 2 और जोड़ो तब रहेगा। तो 2 और जोड़ो का मतलब हुआ कि आपको अपने आप को शिफ्ट कर देना चाहिए अलोंग y एक्सिस by 2 यूनिट, ये फ्रॉम द ओरिजिन। ये अगर 0, 0 का पॉइंट था, इट मस्ट बी द पॉइंट ऑफ 0,2 एंड द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज दिस। ये हो गया। कोई बोल रहा है आपको कि भाई मुझे y = x² - 2 चाहिए, तो इट लुक्स लाइक दिस। -2 का मतलब वो नीचे आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा समझ लेना अगर ग्राफ अच्छा नहीं बन रहा होगा, है ना, ठीक है। ये तो आप ध्यान रखना, ये आपका y = x² - 2 का ग्राफ है, ठीक है। एक बात ये हो गई, मतलब जो पॉसिबिलिटीज है वो जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। ये एक चीज़ हो गई। एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ये भी हो सकता है कि मान लिया y = लिख दिया आपके सामने x + 2 अभी ये दे दिया आपको। अब आप क्या कर लोगे? इस बार ध्यान रखो, इस बार होने वाला चेंज y पे नहीं है, x के अंदर हो गया चेंज। x में 2 जोड़ा, इस बार उस x में 2 जोड़ा फिर स्क्वायर हुआ, तो x में चेंज हुआ है। जब भी x में चेंज हो तो आप x एक्सिस के लॉन्ग आगे पीछे जाओगे, लेकिन ध्यान रखना छोटी सी बात, जो भी चेंज हुआ उसका अपोजिट करना। अगर ये +2 की तरफ गया हुआ है तो आपको -2 की तरफ अपनी पैराबोला को शिफ्ट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। -2,0 ये पॉइंट होगा। अब आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों होगा? आप खुद करके देख लो कि इस एक्सिस में y क्या होना चाहिए? 0 ना, तो y 0 करके देख लो, x कितना निकल रहा? -2, ये है। लेकिन मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे एक बात बता दी, मैंने आपको सिंपल सा रीजन तो बता ही दिया। खैर तो वेरीफाई करके देखो, x -2 रखो, y 0 आ रहा नहीं आ रहा, वहां रखे देखो जरा +2, y 0 नहीं आएगा। लेकिन मैं इन शॉर्ट बात बता दी, जब भी x में चेंज होता है इधर उधर जाते हैं लेफ्ट राइट, लेकिन जो भी चेंज होता है +2 का चेंज होता है माइनस के एक्सिस की तरफ जाया करो। ये एक बात हो गई, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि y = x² - 10, y = x + 3 of whole square -10, y = x +
3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 10, इनके ग्राफ बनाना, आप जरा इनके ग्राफ ड्रॉ करना। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है जितनी रिगार्डिंगली हो सकती है। पैराबोला एक्सेस के अलॉन्ग हो, बहुत सिंपल सी बात है, यही होता है। कभी बाई चांस कभी ऐसा कुछ हो गया कि भाई x इज इक्वल टू मान लिया माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो हमें समझ में आएगा कि भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x, क्योंकि लेसर पावर x की है तो पैराबोला अलॉन्ग x एक्सिस बनता है, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x की इक्वेशन तो ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स की। लेकिन आपने देखा ये ये प्लस एक्स की होती है। मान लिया आपको किसी ने बोला ये ड्रॉ करना है, तो आप तुरंत क्या कर दो, उसको पलट दो मतलब इसका जस्ट ये कर लो, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि x जब भी पॉजिटिव होता रहेगा, सही बना, नहीं x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, गलत है, ग्राफ गलत है, ये इस तरह का ग्राफ गलत है, ठीक है ना। अभी गलत है, अभी मैं डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा। अरे कर सकते हो भाई, डिस्कस कर सकते हो। किसी ने कहा ना, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, नेगेटिव का मतलब है कि x हमेशा नेगेटिव होने वाला है, y की किसी भी वैल्यू के लिए x हमेशा नेगेटिव होगा। वैसे मैं सही बना रहा था, y की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा x नेगेटिव होगा। y की वैल्यू चाहे आपके पास ये वाली आए या ये वाली आए, x नेगेटिव के कोरिस्पॉन्डिंग ही आ रही है, ठीक है, ये बात है। चलो बोलो, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बस ये छोटी सी बात है। पैराबोला में इतनी बातों में आप सब कुछ कवर कर जाओगे। इतना ध्यान रखने की पैराबोला अलॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस क्या होता है, जिसकी पावर छोटी होती है पैराबोला उसके अलॉन्ग होता है 1:2 2:1 का रेशियो होता है। चलो देखो इधर एक छोटी सी बात और आती है, एक नाम है इनका इलिप्स, और इलिप्स में कोई बड़ी बातें नहीं होती, सिंपल सी बात बताते हुए चलता हूँ। इलिप्स की इक्वेशन हमेशा ऐसी होती है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की, जहाँ पर ये इक्वेशन इलिप्स की होती है, जहाँ पर जो ये a रहता है, ये आपका, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, छोड़ो कहाँ जनरलाइज बातें करनी। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, x स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन हो गई। x स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है ना। अपना सोलर सिस्टम काफ़ी हद तक एलिप्स की इक्वेशंस को फॉलो करता है, ठीक है ना, आप जानते होंगे, ग्रेविटेशन कभी पढ़ा होगा तो। चलो ठीक है, फिलहाल एक्स स्क्वायर आप देखोगे जिसकी पावर बड़ी है, जब भी इस फॉर्मेट की चीज़ होगी तो इलिप्स, लेकिन इलिप्स दो तरह के हो सकते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। जिसकी पावर ग्रेटर, जैसे इस बार पावर मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, उसको हम कहते हैं कि इसकी मेजर एक्सिस 3 है, इसकी मेजर एक्सिस 3 है। और अगर इसकी मेजर एक्सिस 3 है तो इसका 3 है और वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस वाला नीचे वाला बड़ा है, इसलिए पैराबोला इसकी तरह बनेगा, ये पैराबोला हो गया। और इसमें ये पॉइंट डेफिनेटली 0,3 होगा, क्योंकि वो मेजर एक्सिस का पॉइंट 0,3 है, और ये वाला पॉइंट इसका 0,-3 होगा। और बचा हुआ जो पॉइंट है एक्स एक्सिस वाला, वो आप देखो एक्स एक्सिस का पॉइंट 2,0 होगा, और एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट -2,0। ये पैराबोला, ये सॉरी क्या नाम है, इलिप्स की इक्वेशन हो गई। तो इलिप्स को देखते ही ऐसे पहचाना जाता है। नाउ अगर इसको कोई बनाना चाहता है, आप देखो किसकी पावर ग्रेटर है, इतना सा देखना होता है बस, ध्यान से देखो, x की पावर और y की पावर, मतलब x का डिनोमिनेटर और y का डिनोमिनेटर, x का डिनोमिनेटर, इसके आप सीधे कहोगे कि पैराबोला शुड बी लाइक दिस। अभी आप देखोगे ये वाला पॉइंट कितना हो गया 3,0, ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0,-3। अच्छा जी, -3,0, और ये पॉइंट हो गया 0,2। देख लो ना, y का पॉइंट है 0,-2। ये जो आपका रीजन दिखाई दे रहा है, दिस इज अंडर दी रीजन ऑफ एलिप्स विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके पास इलिप्स की छोटी मोटी सी इक्वेशंस यही होता है। इतनी समझ हो जाए अपने को, इलिप्स बहुत है, बोलो इतनी समझ हो जाए बहुत है। बाकी बहुत सी बातें होती हैं, वो डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम कोई कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं ग्राफ ट्रायंगल की जरूरी। सर्कल कैसा होता होगा, सर्कल स्टूडेंट्स ये होता है, मजा नहीं आया, आ गया था वैसे मजा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो अभी फिर थोड़ा बहुत आ गया होगा। ये सर्कल में ये वाला पॉइंट जो स्टूडेंट्स होता है, ये सेंटर का पॉइंट है, लेट से इट इज ऑफ द कोऑर्डिनेट h, k। ये आपके पास एक x एक्सिस है एंड दिस इज योर व्हाट y एक्सिस, अगर आपके पास y एक्सिस है। मैं जनरलाइज वे में सर्कल को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि ये x एक्सिस एंड दिस इज योर व्हाट y एक्सिस। और ये आप सभी जानते हैं कि भाई ओरिजिन बोलते हैं इसे, ठीक है। मैंने जानबूझकर सर्कल को ऐसी जगह लिया जो कि ओरिजिन ना हो, उसका सेंटर।
सर्कल की दो बातें अपने पास होनी चाहिए, एक सर्कल का सेंटर क्या है, दूसरा उसका रेडियस क्या है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। मान लिया मैंने कोई जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया सर्कल पे x, y है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ दैट पॉइंट व्हिच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। डेफिनेशन सर्कल की, सर्कल इज द लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट व्हिच ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, बदलने नहीं वाला अपना, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है जो कि पूरे सर्किल में इधर से उधर घूमता रहेगा, इधर से उधर सिर्फ इसके सर्कमफेरेंस पे। तो हम समझ सकते हैं कि एक बात डिस्टेंस फार्मूला कहेगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर, क्लास 10th का स्किल अपना, y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर। क्या करा, x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, डिस्टेंस इज नथिंग बट r स्क्वायर। बस दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये इक्वेशन की जनरल इक्वेशन की जनरल सोल्यूशन सर्कल है, नहीं सर्कल की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन में कहता हूं इफ h k इज इक्वल टू 0, 0, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो वो h k अगर 0, 0 हो गई, यानी कि इफ दिस पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, शिफ्ट ऑन द ओरिजिन, यानी कि अगर ये ओरिजिन ही हो जाता है ये पॉइंट, तो उस समय आप देखोगे फ्रॉम दिस इक्वेशन x माइनस 0 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर इज नथिंग बट y स्क्वायर एंड r स्क्वायर इज r स्क्वायर। बोलो समझ में आया, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल क्यों कहते हैं, ऐसा सर्कल अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा सर्कल जिसका जो सेंटर होता है इट इज ऑन द ओरिजिन, हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन। हुज सर्कल इज एट दी ओरिजिन, जिसका सर्कल कहाँ पर रहता है, ओरिजिन पे रहता है। ऐसे को हम कहते हैं कि भाई वो जो चीज़ दिख रही है आपको, वो उसका नाम है आपका स्टैंडर्ड सर्कल। ये आपका स्टैंडर्ड सर्कल है। बोला समझ में, इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो r होगा, मतलब किसी भी पॉइंट का सर्कमफेरेंस तक का जो होगा वो r होगा। ये स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन वो होती है हमेशा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बोलो समझ में आया इतना, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई, चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन देकर आपको मैं पूछ लेता हूँ, दिखा देता हूँ। जैसे किसी ने बोला x माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। किसी ने बोला ये क्या, आपने देखते ही बोल देना चाहिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जब ये सर्कल की इक्वेशन है फ्रॉम कंपैरिजन, इससे कंपेयर करो प्लीज, h कितना निकल रहा है, देखो जरा इधर देखो। इस चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूँ x माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर is equal to 5. From comparing this equation to this, आप देख पाओगे कि h is nothing but 3 and k is nothing but minus 2। देख लो कंपैरिजन से, और r is nothing but root 5। Why root 5? Why root 5? Because this can be written as what? root 5 of whole square। तो हमें आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, आर इज रूट 5, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पता चली, ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन है, ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका जो सेंटर कोऑर्डिनेट है इट इज नथिंग बट 3, -2। सेंटर कोऑर्डिनेट इज 3, -2, यानी x y। 3 कहाँ होता होगा यहाँ, -2 कहाँ होता होगा नीचे पे, यानी कि 3, -2 यहाँ कहीं होता होगा। ये सेंटर कोऑर्डिनेट है इसका। आपको अपना सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस रूट 5, ठीक है ना। अब देख सकते हो अपना कि मैं एक जनरलाइज वे में बना रहा हूँ, मेरा सर्कल ये बन गया, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस के नीचे ही रहा होगा, वाई एक्सिस के नीचे रहा होगा, उसके लिए तो हमें पता करना पड़ेगा, है ना, अलग अलग तरीकों से पता करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं भी नहीं कर रहा, पता करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 ना, और रूट 5 का मतलब कितना होता है, 2 से बड़ा ही होता होगा। डेफिनेटली क्रॉस करेगा, मतलब ऐसी जनरल नॉलेज लगा लिया करो अपना, अगर लगा सकते हो तो। मतलब मुझे लग रहा है कि सर्कल ऐसा जैसा दिखना चाहिए कुछ, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ही कुछ और पता करना है, जैसे मैं पता करना चाह रहा हूँ मान लिया, तो मैं बोलूँगा कि अगर इस इक्वेशन में ना हम x को 0 रख दें, जब आप x को 0 रखोगे तो यहाँ -3 ऑफ स्क्वायर 9 आएगा, और यहाँ पर y प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 5 बनेगा। यानी कि आप देखोगे y प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 9 विच इज -4, और स्क्वायरिंग टर्म नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कुछ अनर्थ हो रहा है।
इसका मतलब कुछ अनर्थ हो रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ आ नहीं रही। इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट, इसका मतलब y एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा, y एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा, मतलब वास्तव में सर्कल ऐसा ही जैसे मैंने बना रखा। एक तो बात ये y एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 रखूँ वहाँ पर, पता करने के लिए कि x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है इसी क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ बचेगा x माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर। ऐसे ही पता कर रहा हूँ मैं एक बात ना, 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 3 आएगा, ये माइनस 3 इधर चल जाएगा। एक बार प्लस का साइन ले लो 1 का तो 4 रिजल्ट आ रहा है, एक बार माइनस का साइन ले लो तो 2 रिजल्ट आ रहा है। मानना पड़ेगा, मतलब है ना, मानना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन सोचा हमने कि 4,0 ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट 2,0 है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। और साफ साफ पता चल गया कि दिस सर्कल विल नॉट टच और विल नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, ठीक है ना, एनीवेयर। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्योंकि आपने देखा ये बिल्कुल वैसी बात आ गई, मीनिंगलेस। फिलहाल आपको एक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ, कभी किसी ने कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर की इक्वेशन कैसे होगी, तुरंत समझ जाना कि दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल whose origin is where whose origin is at the whose center is at the origin, whose center is at the origin and having a radius of 5 यूनिट। ये 5 यूनिट का रेडियस होगा, ओरिजिन सेंटर पे होगा, नहीं सेंटर ओरिजिन पे होगा भाई, ठीक है ना। ये आपका एक इस तरह का क्वेश्चन हो गया। आई होप सो कि आपको क्लियरली समझ में आई होगी सारी बातें जितनी हमने करी सर्कल के रिगार्डिंग में, ठीक है ना। ये आपको मैंने बता दिया। बोलो सब कुछ क्लियरिटी है कि नहीं है, कि मतलब मजा आया कि नहीं आया, मतलब बहुत सी बातें हैं जो आपको बोलनी चाहिए। चलो नाउ मूव ऑन टू दिस, y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स की एक एवरग्रीन इक्वेशन होती है, मैं बहुत बार डिस्कस करता हूँ आपको पढ़ाते समय, कैसा दिखता है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ना, ऐसा दिखता है, देखो ध्यान से, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स की एक प्रॉपर साइकिल है। और इस प्रॉपर साइकिल में आप देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस इज ऑफ द पॉइंट 90 डिग्री और यू कैन से π/2, और दिस पॉइंट इज ऑफ व्हाट पाई और 180 डिग्री। दिस पॉइंट, मैं उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बस दिखाने के लिए वो पॉइंट को वहाँ लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। ये पॉइंट का नाम क्या है? इट इज ऑफ 3π/2, दैट इज 270, एंड दिस पॉइंट इज ऑफ 2π यानी कि 360 डिग्री, 2π रेडियन। बोलो समझ में? ये एक साइन एक्स होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला है 90 डिग्री तक का रीजन है, ये 90 से 180 का, ये 180 से 370 का, 370 से 280 का, 360 का। इतनी सी बात समझ में आ रही है। आप पता कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये क्या कितनी है, 1 है, आप पता कर सकते हो। आपके लिए मैं अगर एक छोटी सी टेबल बना दूँ थीटा और साइन थीटा के बीच में, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 270 डिग्री है और थीटा 360 डिग्री है। आप अपने आप को मैच कर सकते हो। 360 का मतलब 2π, 270 का मतलब 3π/2 और 90 का मतलब π/2 और 0 का मतलब 0। 180 रह गया था। 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0, 90 पर 1, 180 पर 0, 270 पर -1, 360 पर 0। आप मैच कर लो, आप मैच कर लो दिस ये जो जितनी वैल्यूज दिखाई दे रही है आपको, आप इन वैल्यूज को अगर मैच कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये समझ में आ जाएगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री पर वैल्यू 0 डिग्री पर 0 है। देखो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 है, 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, 1 आई कि नहीं है। 180 डिग्री पर फिर से 0 आ गई कि नहीं आ गई। 270 डिग्री पर नेगेटिव 1 की तरफ चलेगा नहीं चलेगा, नेगेटिव 1 की तरफ। और 360 पर फाइनली 0 हो गया नहीं हो गया, वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। कॉस थीटा का कर्व अगर कोई आपसे डिस्कस करना चाहता है तो कॉस थीटा y इक्वल टू कॉस एक्स या y इक्वल टू कॉस थीटा का जो कर्व होगा, इट इज ऑफ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये कर्व ऐसा दिखाई देता है, मतलब ऐसे ही मान लो, ठीक है ना, ठीक है। ये 0 0 का पॉइंट है, आप देख लो। यहाँ पर मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ। ये थीटा हो गया, ये आपके पास कॉस थीटा हो गया। आप देखोगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आता है उसके बाद 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब ये ऐसा ऐसा होगा देन यू विल गेट व्हाट, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 290 0, cos 360 1, ठीक है। आप देख लो इधर, ये जब 0 डिग्री होता है तब इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। जैसे ही ये 90 डिग्री पे जाता है इसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि दिस पॉइंट इज ऑफ 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज ऑफ व्हाट 3π/2 यानी 270 पाई ओनली 180 डिग्री। दिस पॉइंट इज ऑफ 3π/2 दैट इज 270 डिग्री, एंड दिस पॉइंट इज ऑफ व्हाट
2 पाई का पॉइंट। आप देखेंगे इसने वही वैल्यू अचीव कर ली जो पहले इसके पास थी, यानी 1 की। अब आप मैच कर सकते हो अपनी बात को, cos 0 पर 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है, cos 180 पे -1 होता है। आपको समझ में आ रहा होगा, cos 180 पे -1 होता है। उतना ही लेंथ है वैसे बेसिकली, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है ना। और cos 270 पे इसके वैल्यू दोबारा से 0 हो जाते हैं, cos 360 पे वो दोबारा पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक बात देखने की कोशिश करो ना, इस कर्व को अगर पीछे की तरफ मीट कराओ ऐसे, इसको, है ना, और इस कर्व को भी अगर आप थोड़ा सा पीछे लाने की कोशिश करो ना ऐसे करके, तो आप देखोगे कि ना ये जो बेसिकली जो कर्व है साइन और कॉस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, साइन और कॉस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये आपके पास मैंने दिखा दिया आपको। अगर आप देखने की कोशिश करो इस चीज़ को और इस चीज़ को, तो आप पाओगे कि भाई ये दोनों कर्व्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये बस ये दोनों के दोनों फेज में आ गए। बाई चांस आप में से कोई फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो तब मैं कह लेता हूँ एक बात कि आप सभी जानते हो कि एसी कर्व में जब आप पढ़ते हो साइनसॉइडल, तब आपको बताई जाती है बात कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जो होता है वोल्टेज करंट में, एक बात बोल रहा हूँ मैं ना, वो तभी तो मेंटेन कर पाते हो क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों कर्व एक जैसे हैं, बस एक आगे भाग गया 90 डिग्री से पीछे आ गया। अगर आप देखोगे दोनों के दोनों एक ही जैसे कर्व एग्जैक्टली, ठीक है ना, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तभी तो शास्त्रों में कहा गया कि sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, और वाइस वर्सा cos 90 - थीटा भी sin थीटा होता है। तभी कहा गया क्योंकि साइन के थीटा और कॉस के थीटा में 90 का फेज डिफरेंस है। बोलो समझ में आई नहीं है? ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ सब कुछ कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर में आपको मज़ा आ गया होगा, ठीक है ना, आना चाहिए मज़ा, तभी तो मज़ा है आखिर, ठीक है। तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करी है, मैंने सारे ग्राफ्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये युगों तक ये वीडियो उन स्टूडेंट्स की मदद करता रहेगा जिन्हें मैथमेटिक्स में क्या ग्राफ सीखने होते हैं, या उन स्टूडेंट की मदद करता रहेगा जो किसी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैथमेटिक्स में ग्राफ में प्रॉब्लम होती है, या फिर उन स्टूडेंट्स की मदद करेगा जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी ना किसी की मदद जरूर करेगा और सभी की जरूर मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए लेक्चर इतना ही, फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ, आजकल मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आपको पता होगा। उसमें 7:30 पर हमारी डेली क्लास चलती है और 9 o'clock पर हमारी ये प्रचंड सीरीज डेली चलती है रात में, ठीक है ना। तो उसमें भी करें, देखें आप, अनअकैडमी में लाइव क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लास में सब अभी अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ, उसे विजिट किया कीजिए। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। बेटर दिन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।